हेलो दोस्तों नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया के जो पीवाईक्यूज हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हमारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया के पीवाईक्यू का पार्ट सेकंड वीडियो है। तो आइए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। हाउ लॉन्ग कैन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट व्हेन ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट फॉल वैकेंट। यानी जब प्रेसिडेंट की ऑफिस खाली होती है तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर सकता है। तो वो कितने समय तक कार्य कर सकता है? तो मैक्सिमम 6 मंथ तक कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर 6 मंथ तक कार्य कर सकता है जब अगर प्रेसिडेंट की किसी भी कारण से जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो खाली हो जाता है, चाहे उसकी डेथ की वजह से हो, रेजिग्नेशन की वजह से हो, रिमूवल्स की वजह से हो या किसी अन्य कारण से। तो वाइस प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेगा और मैक्सिमम 6 मंथ तक वो कार्य कर सकता है। लेकिन यदि किसी कारण प्रेसिडेंट अपना जो फंक्शंस है उसको डिस्चार्ज करने में अनेबल है, अपने एब्सेंस की वजह से, इलनेस की वजह से या किसी अन्य कारण से, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है तो प्रेसिडेंट का कार्य करेगा जब तक प्रेसिडेंट जो है तो अपने ऑफिस को रिज्यूम नहीं कर देता है। ठीक ना। और जब प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेगा तो उसके पास वो सभी पावर होंगे जो प्रेसिडेंट को होती है, जैसे पावर होगी, इम्यूनिटी होगी और वो सभी प्रिविलेजेस भी होंगे। साथ साथ जो एमॉल्वमेंट और अलाउंस दिया जाएगा वाइस प्रेसिडेंट को वो भी प्रेसिडेंट के बराबर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन आर्टिकल इन इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन। यानी आर्टिकल 324 जो जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में है वो कब फोर्स में आया था? तो वो आया था 26 नवंबर 1949 को, जब संविधान को अंगीकृत आत्मार्पित किया गया था। ठीक ना। तो 26 नवंबर 1949 को जो हो तो इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो हो तो इनफोर्स में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी वर इनकॉर्पोरेटेड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी शब्द को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था? तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक ना। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट एक्ट है ये 1976 में होता है और इसके द्वारा जो है तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रियम्बल में चेंजेस लाए जाते हैं, 14 क्लास जोड़े जाते हैं, 7 शेड्यूल में परिवर्तन लाया जाता है, साथ ही साथ 14 नए आर्टिकल्स को भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा जाता है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल भी कहा जाता है। ये मिसेस गांधी के गवर्नमेंट्स के समय आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एमंग द फॉलोइंग रेफर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एज ए माइक्रोकॉज्म इन एक्शन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया को माइक्रोकॉज्म इन एक्शंस के रूप में ग्रेवनिन ऑस्टिन ने जो है तो कहा था। ठीक ना। तो ग्रेवनिन ऑस्टिन जो है तो रेफर करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया को माइक्रोकॉज्म इन एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट विथ रिगार्ड द फाइनेंस कमीशन। तो यहाँ पर फाइनेंस कमीशन के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है। पहला है द प्रोविजन ऑफ फाइनेंस कमीशन हैज बीन मेंशन इन आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 280 आर्टिकल में फाइनेंस कमीशन के बारे में प्रोविजंस है, ये सही है। ठीक। फाइनेंस कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स। तो चेयरमैन और 2 मेंबर्स नहीं होते बल्कि 4 मेंबर्स होते हैं। ठीक ना। फाइनेंस कमीशन सबमिट इट्स रिकमेंडेशन टू पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट को नहीं रिकमेंडेशन देती बल्कि प्रेसिडेंट को देती है। द पार्लियामेंट इज ऑथराइज टू डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज ए मेंबर ऑफ कमीशन। तो पार्लियामेंट को ऑथराइज किया गया है कि जो मेंबर अपॉइंट होंगे उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, ये सही है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट जो है तो ए और डी है, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया था वो आपका बी और सी होगा। तो करेक्ट आंसर आपका जो क्या होना चाहिए, सेकंड नंबर ऑप्शन बी और सी ऑनली। ठीक ना। तो फाइनेंस कमीशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो फिजिकल फेडरलिज्म के फिजिकल रिलेशंस को देखती है। ठीक ना। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में दिया गया है। इसमें जो तो स्टेट और यूनियन के बीच जो टैक्सेस का बंटवारा है, शेयरिंग है, वो किस प्रकार होगा इसके रिकमेंडेशन का कार्य करती है गवर्नमेंट्स को फाइनेंस कमीशन। ठीक ना। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जो सेटअप किया गया था वो 1951 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। इनमें से कौन सी पावर ऐसी है जो केवल लोकसभा के पास है? तो इंट्रोडक्शन ऑफ द मनी बिल। तो मनी बिल से संबंधित जो पावर होती है वो केवल लोकसभा के पास
होती है। रेटिफिकेशन ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, तो किसी भी इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के लिए हमें दोनों सदन की आवश्यकता होती है, लोकसभा और राज्यसभा की। तो ये एक्सक्लूसिव पावर नहीं है लोकसभा की। टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस जो मोशन पास किया जाता है वो भी केवल लोकसभा की पावर होती है। ये भी एक्सक्लूसिव पावर लोकसभा की होती है, तो सी भी एक्सक्लूसिव पावर है। टू इम्पीच द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए वो उसके लिए हमें दोनों सदनों की आवश्यकता होती है, तो ये भी एक्सक्लूसिव पावर लोकसभा की नहीं है। तो यहाँ पर केवल ए और सी जो स्टेटमेंट है वो आपके एक्सक्लूसिव पावर है लोकसभा के, यानी सेकंड नंबर जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। ठीक ना, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सेकंड नंबर ऑप्शन ए और सी ऑनली। तो कोई भी बिल जो है वो किसी भी हाउस में पास किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है पार्लियामेंट के, लेकिन यदि वो मनी बिल है तो केवल राज्यसभा में ही, राज्यसभा में पास इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है, उसको इंट्रोड्यूस लोकसभा में ही किया जाता है, और इसके लिए हमें प्रायर रिकमेंडेशन की आवश्यकता हो, प्रेसिडेंट की आवश्यकता होती है। ठीक ना, प्रोक्लेमेशन ऑफ जो इमरजेंसी होती है उसको अप्रूव्ड होना चाहिए दोनों हाउसेस के द्वारा, जो पार्लियामेंट के दोनों हाउस हैं उसके, और विद इन द 1 मंथ जो है तो ये अप्रूव्ड किए जाना चाहिए। ठीक ना, और कोई भी इमरजेंसी जो कंटिन्यू रहती है मैक्सिमम 6 मंथ के लिए कंटिन्यू रहती है, उसको पुनः जो है तो अप्रूवल्स की आवश्यकता होती है अगर हमको इस इमरजेंसी को बढ़ाना है आगे तक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आर्टिकल जो 75 है वो बताता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाउस ऑफ पीपल्स के लिए, तो केवल जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो लोकसभा में ही लाया जा सकता है, वही जो पास होता है इसको। ठीक ना, आर्टिकल 61 जो है वो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बारे में है। अगर प्रेसिडेंट जो है तो वायलेशन करता है कॉन्स्टिट्यूशन को तो उसके खिलाफ चार्जेस किए जा सकते हैं, इनिशिएट किया जा सकता है किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। तो जो इम्पीचमेंट है उसको जो है तो 2/3 मेजोरिटी के द्वारा पास होना चाहिए दोनों हाउसेस से। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन इट्स ऑर्डर डेटेड 24 अगस्त 2017 इन जस्टिस के एस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डिक्लेयर, तो 24 अगस्त 2017 को जो केस हुआ था जस्टिस के एस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, उसमें जो है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या जजमेंट दिया था, तो उसमें वो राइट टू प्राइवेसी के बारे में उन्होंने जजमेंट दिया था, और उन्होंने माना था कि जो राइट टू प्राइवेसी है ये इंट्रिंसिक पार्ट है राइट टू लाइफ का और पर्सनल लिबर्टी के, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में दिया है, और ये जो पार्ट है राइट टू फ्रीडम का भी पार्ट है। तो फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। सेकंड यहाँ पर ऑप्शन स्टेटमेंट दिया था, यूनियन गवर्नमेंट मस्ट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऐड प्रोविजन फॉर राइट टू प्राइवेसी, तो राइट टू प्राइवेसी के प्रोविजंस को अमेंड करने की बात, लाने की बात नहीं की थी, बल्कि ये खुद ही आर्टिकल 21 में है। राइट टू प्राइवेसी जो है तो आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल तो आर्टिकल इक्वलिटी बिफोर द लॉ नहीं है, तो बल्कि राइट टू आर्टिकल 19 और 21 में समाहित है। ठीक ना, राइट टू प्राइवेसी डिराइव्ड फ्रॉम आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 14, तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर करेक्ट केवल आपका क्या होगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन होगा सुप्रीम कोर्ट के ऑफ इंडिया के जजमेंट के अनुसार। ठीक ना, तो 9 बेंच की जो जज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उन्होंने यह निर्णय दिया था, यह निर्णय दिया था। हाई कोर्ट के जो जज थे पुट्टुस्वामी, उन्होंने गवर्नमेंट की जो प्रपोज स्कीम थी कि कोई भी स्कीम्स का फायदा लेने के लिए मैंडेटरी होगा बायोमेट्रिक बेस्ड आइडेंटिफिकेशन, तो उसको जो है तो चैलेंज किया था, और गवर्नमेंट ने इसके आगू किया था कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी नहीं है, लेकिन कोर्ट ने जो है तो कहा कि जो आर्टिकल 21 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, वो प्रोवाइड करता है कि कोई भी पर्सन जो है तो डिप्राइव नहीं किया जाएगा उसके लाइफ से और पर्सनल लिबर्टी से, और इसी के अंदर जो राइट टू प्राइवेसी है वो समाहित है। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परफॉर्मेंस बजट रिफ्लेक्ट हाउ वेल a government entity is meeting its goal and objective, which of the following is central point of performance budgeting, तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस बजटिंग के बारे में स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताने हैं कौन से उसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इट रिक्वायर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस लेवल इन कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, सही है, परफॉर्मेंस लेवल चेक देखा जाता है। अमाउंट ऑफ द वर्क इज डन बाय इज मेजर्ड, तो कितना कार्य किया गया उसको भी मेजर किया जाता है परफॉर्मेंस बजटिंग में। द क्वालिटी एंड रिजल्ट ऑफ द वर्क इज मेजर्ड, तो वर्क की क्वालिटी कैसी है उसको भी मेजर किया जाता है। ठीक, द इम्पैक्ट हाउ मच मनी ए डिपार्टमेंट विल रिसीव इन द फ्यूचर, तो जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा उस डिपार्टमेंट्स को उतने ही अच्छा पैसा दिया जाएगा, तो ये भी जो है तो इम्पैक्ट करेगा। तो ये यहाँ पर जो चारों स्टेटमेंट है वो परफॉर्मेंस बजटिंग के बारे में करेक्ट है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड नंबर ऑप्शन ए बी सी डी चारों होंगे। ठीक ना, तो चारों जो स्टेटमेंट है वो
परफॉर्मेंस बजटिंग के बारे में करेक्ट थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज नो प्रोविजन फॉर जुडिशियल रिव्यू। तो कौन सी कंट्री है जहां जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन नहीं है? तो यूके, ठीक ना, यूनाइटेड किंगडम जो है वहां पर जुडिशियल रिव्यू का कोई भी प्रोविजंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव द सेम नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन लोकसभा। तो सेम नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो लोकसभा में किन 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 स्टेटों में है? तो ये आपका थर्ड नंबर जो ऑप्शन है, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और त्रिपुरा, इन तीनों में जो है तो सेम नंबर ऑफ लोकसभा रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो 5 स्टेट ऐसे हैं जहां सेम नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में है। ये है अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट आर प्रोवाइडेड टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन। यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, तो ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट है जो केवल जो सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को मिला हुआ है? राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये केवल सिटीजन्स को मिला है। राइट टू फ्रीडम, ये भी केवल सिटीजन्स को मिला है। कल्चरल और एजुकेशनल राइट, ये भी केवल सिटीजन्स को मिला है। जो सिटीजन्स और नॉन सिटीजन दोनों को मिला हुआ है वो राइट टू इक्वलिटी जो आर्टिकल 40 में दिया हुआ है वो, ठीक ना। तो आर्टिकल आपका राइट टू इक्वलिटी जो है तो सिटीजन्स और नॉन सिटीजन दोनों को दिया गया है, ठीक ना। तो राइट टू इक्वलिटी इज फंडामेंटल राइट दैट आर प्रोवाइडेड टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर फॉर रिफॉर्म्स इन इंडियन जुडिशियल सिस्टम। तो यहाँ पर कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम में रिफॉर्म्स के लिए नहीं बात की जाती, ये फैक्टर नहीं है जिसको रिफॉर्म किया जाना है, ठीक ना। द स्लोनेस एंड इनएक्सेसिबिलिटी ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस। तो जुडिशियल प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो है, साथ ही साथ उसकी एक्सेसिबिलिटी कठिन है, तो इस पर रिफॉर्म करने की हमें आवश्यकता है। तो ये सही है, ठीक है, ये फैक्टर है आपका, ठीक है। द एंटिक्वेटेड नेचर ऑफ द कोर्ट प्रोसीजर एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस, जो कोर्ट की प्रोसीजर और मैनेजमेंट प्रैक्टिस है वो भी काफ़ी कठिन है। तो ये भी आपको जो तो फैक्टर्स है जहां रिफॉर्म करने की हमें आवश्यकता है। फ्लॉज इन द प्रोसीजरल लॉ, प्रोसीजर लॉ में जो फ्लॉज है उसको भी हमें रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये जो है तो यहाँ पर रिफॉर्म करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो आप तो आपका नॉट फैक्टर फॉर रिफॉर्म्स है, यहाँ पर पीआईएल होगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो कौन कौन से फैक्टर हैं इंडियन जुडिशियल सिस्टम में देख लेते हैं। स्लोनेस और इनएक्सेसिबिलिटी जो जुडिशियल प्रोसेस की वहाँ पर हम रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। एंटिक्वेटेड नेचर ऑफ द कोर्ट का जो प्रोसीजर है, मैनेजमेंट प्रैक्टिस है, वहाँ पर रिफॉर्म की आवश्यकता है। फ्लॉज इन जो प्रोसीजर लॉ है, लैक ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द कोर्ट प्रोसेसिंग अवेलेबिलिटी है, वहां पर भी हमें रिफॉर्म की आवश्यकता है। द लोवर्ड स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, कैरेक्टर एंड कंपिटेंस ऑफ लीगल प्रोफेशनल का जो है वहां पर रिफॉर्म की आवश्यकता है। हाइपर एक्टिविज्म ऑफ जुडिशरी बाय इंक्रोचिंग इनटू जुरिसडिक्शंस जो है वहां भी हमें रिफॉर्म करने की आवश्यकता की जरूरत है। तो ये ऐसे कारण है जहां हमें रिफॉर्म करने की आवश्यकता है, ये सब फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये हमारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया के पीवाईक्यू का पार्ट सेकंड वीडियो था। यह वीडियो आपको कैसा लगा है आप अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो इस तरह की आने वाली वीडियोज हैं वो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।